नमस्कार दोस्तों। एक नए सेशन में हम लोग जुड़ गए हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये सेशन जो है वो है हमारे कंप्यूटर साइंस विषय के लिए, यानी जो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बहुत ही मददगार होगा। स्टार्ट करने से बता लें कि इस साल कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर से संबंधित विषयों में बहुत बहाली है। तो हमारा मकसद यही है कि जो भी यहाँ पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इससे हमें समझ में आता है कि आपको हमारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। आसपास ऐसे जो भी बच्चे हैं जो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर से संबंधित, आप उनको ज़रूर शेयर करिए। और यहाँ पर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं, ऐसे बच्चे जो बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस का एक कोर्स चलता है पूरे फ्री में। आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देखकर जुड़ सकते हैं। इन सब के साथ जो हम यहाँ पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस नंबर पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर आप जुड़िए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर क्लिक कर दीजिए। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे। हर दिन जो हमारे क्लास शेड्यूल्स होते हैं वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है, तो आप फॉलो करके उनको भी देख सकते हैं। बात करें क्लासेस की, तो पिछले क्लास में हम लोग कंप्यूटर साइंस में पढ़े थे रैम के बारे में, यानी मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब हम लोग रैम के बारे में पढ़ चुके थे तो अब स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? रोम के बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस चीज़ को देख सकते हैं। बात करें रोम की, रोम क्या होता है? तो रोम का जो पूरा नाम होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये क्या होता है? तो इट रेफर्स टू स्पेशल मेमोरी इन अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का एक स्पेशल मेमोरी है विथ प्री रिकॉर्डेड डेटा एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड। यानी जब हमारा कंप्यूटर बन रहा होता है या जब रोम बन रहा होता है उसी समय इसमें कुछ डेटा को सेव कर दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के समय ही कुछ डेटा को इसमें सेव कर दिया जाता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये प्री फैब्रिकेटेड है। हम लोग क्या कहते हैं? ये प्री फैब्रिकेटेड है। नेक्स्ट कहता है द स्टोर्ड प्रोग्राम्स दैट स्टार्ट द कंप्यूटर एंड परफॉर्म डायग्नोस्टिक्स आर अवेलेबल इन रोम्स। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने वाला जो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है वो भी किस में स्टोर होता है? रोम में ही स्टोर होता है। ठीक है, अब एक दो चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये जो प्रोग्राम की चर्चा हुई है ये कौन सा प्रोग्राम है? तो इसको हम लोग कहते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। यानी जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं बूट स्ट्रैप लोडर जो रोम में स्टोर होता है वो एक्टिव हो जाता है। और इसका काम क्या होता है? तो पहला काम होता है कि वो सारे हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव्स को चेक करता है, सारे हार्डवेयर्स को चेक करता है और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस रोम को हम लोग कहते हैं कि ये यूनी डायरेक्शनल है। रोम को ये भी कहा जाता है कि ये क्या है? यूनी डायरेक्शनल है। अब ये यूनी डायरेक्शनल क्यों है? तो इसको हम लोग यूनी डायरेक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे डेटा सिर्फ फ्लो हो सकता है, यानी रोम से डेटा सिर्फ बाहर आता है, रोम में डेटा आप सेव नहीं कर सकते हैं। ये जो रोम बना है आपको बता दें कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है, यानी सर्किट्स का कॉम्बिनेशन है। तो रोम जो है वो क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है, यानी सर्किट्स का कॉम्बिनेशन है। तो अब इसमें कौन कौन से सर्किट का यूज करते हैं? तो इसमें जो है डिकोडर एंड और गेट का यूज होता है। रोम में डिकोडर और गेट का यूज किया जाता है।
अब ये बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप लोडर जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में या मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि इट लोड्स द पार्ट ऑफ द ओएस, द पार्ट ऑफ ओएस, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्रॉम secondary from secondary storage to the main memory। यानी सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में प्रोग्राम को, कौन सा प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने वाला कौन होता है, तो बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है। और लोड करने के बाद क्या करता है, कंप्यूटर को ऑन कर देता है, एंड स्टार्ट्स द कंप्यूटर व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑन। जब पावर ऑन होता है तो ऑन कर देता है, चालू कर देता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो once the data has been written into a ROM chip, it cannot be modified or removed and can only be read। तो ये बात सच है कि जो रोम में डेटा लिखा जा चुका है, सेव किया जा चुका है, उसको आप फिर से मॉडिफाई या रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्या किया जा सकता है, तो सिर्फ जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको हम पढ़ सकते हैं। यही कारण है कि हम लोग रोम को यूनी डायरेक्शनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। रोम की खासियत क्या है, तो रोम रिटेन्स इट कंटेंट्स इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अगर कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाए तो रोम जो है अपने कंटेंट को सेव रखता है। सो रोम इज कॉल्ड एज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि पावर कट होने के बावजूद ये डेटा को अपने पास रखता है, इसीलिए हम लोग इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रोम कितने प्रकार का होता है तो आप क्या कहेंगे, तो रोम जो होता है वो आप और हम जानते हैं कि 3 टाइप का होता है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ और भी चीज़ें होती हैं, या कोई चौथा भी होता है, 5वां भी क्लासिफिकेशन होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या इन 3 रोम के अलावा कोई चौथा रोम भी होता है। तो बिल्कुल होता है। इन तीनों रोम के अलावा हमारे पास एक चौथा रोम भी होता है, जिसको हम लोग मास्क रोम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मास्क रोम को नाम से जानते हैं, एम रोम भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि रोम कितने टाइप का होता है तो आपको कहना है कि रोम 4 टाइप का होता है। पहला कौन सा है, प्रोम, जिसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा क्या होता है, ई प्रोम, जिसे कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है ई प्रोम। ई प्रोम का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसके अलावा एक चौथा भी होता है जिसे हम कहते हैं एम रोम या मास्क रोम, ठीक है। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब जो मास्क रोम का उत्पादन होता है ये कस्टमर के स्पेशल डिमांड पे, कस्टमर्स स्पेशल डिमांड, कस्टमर जब डिमांड करता है तभी मास्क रोम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये क्या सस्ता होता है या महंगा, तो मैंने बताया कि ये कस्टमर के डिमांड पर होता है, यानी कम उत्पादन होगा, कम होगा तो ये क्या होता है, कॉस्टली होता है।
इसके फायदे नुकसान क्या है उसकी चर्चा हम लोग आगे वाले क्लासेस में करते रहेंगे। फिलहाल हमारे पास जो है वो पहला क्या है, प्रोम है। प्रोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है ये क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसपे कि डेटा को एक बार लिखा जाए तो वो एक ही बार लिखा जाएगा, आप उसको डिलीट करके दोबारा से नहीं लिख सकते। तो वॉलेटाइल का, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि डेटा जो है वो परमानेंटली सेव हो गया। ठीक है, तो वही कहता है कि वंस अ प्रोग्राम हैज बीन रिटन ऑन टू अ प्रोम इट रिमेन्स देयर फॉर एवर। एक बार अगर प्रोम के अंदर कुछ कंटेंट को लिख दिया गया है तो ये वहां पर हमेशा के लिए रहता है। कहता है अनलाइक द मेन मेमोरी प्रोम रिटेन देयर कंटेंट्स इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। अगर पावर कट जाए, पावर फेल हो जाए तो भी ये अपने आप को डेटा बचाकर रखता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है कि ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है इसको बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक स्पेशल हार्डवेयर का यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग एक स्पेशल हार्डवेयर का यूज करते हैं। वो हार्डवेयर क्या करता है, ये हार्डवेयर जो है वो प्रोम के फ्यूज को उड़ा देता है। ठीक है, स्पेशल हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं विच ब्लोज फ्यूजेस विथ अ हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज के साथ फ्यूज को उड़ा देता है। ठीक है, क्यों? तो जब फ्यूज उड़ जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है, टू प्रोड्यूस लॉजिक जीरो। यानी फ्यूज उड़ गया तो करंट सप्लाई क्या हो गया, रुक गया, तो वो क्या डिनोट करता है, जीरो। और अगर फ्यूज लगा हुआ है एंड इफ इंटैक्ट, यानी अगर फ्यूज लगा हुआ है तो क्या होता है, डिफाइंस लॉजिक वन। ठीक है, तो हम फिर से रिपीट कर दें, प्रोम जो होता है उसको बनाने के लिए हम लोग एक स्पेशल हार्डवेयर का यूज करते हैं। उस हार्डवेयर की खासियत क्या होती है, तो उस हार्डवेयर की खासियत ये है कि हम लोग जब प्रोम में लिखते हैं तो एक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। उस फ्यूज से क्या होता है, तो उस फ्यूज से यही होगा कि अगर हाई वोल्टेज करंट देकर उस फ्यूज को उड़ा दिया गया तो वो जीरो डिनोट करता है, और अगर फ्यूज लगा रहा तो वो क्या डिनोट करता है, वन डिनोट करता है। इसी जीरो को हम लोग लॉजिक की भाषा में फॉल्स भी बोलते हैं। इसी जीरो को या इसी फॉल्स को हम लोग लो वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, अगर वन है तो वन को हम लोग ट्रू भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग हाई वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रोम और रोम में क्या डिफरेंस है। तो प्रोम इज मैन्युफैक्चर्ड एज अ ब्लैंक मेमोरी। प्रोम को मैन्युफैक्चर किया जाता है कैसे, ब्लैंक मेमोरी के तौर पे, वेयर एज अ रोम इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इटसेल्फ। लेकिन रोम के साथ क्या होता है, तो रोम का प्रोग्रामिंग जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही हो जाता है। तो आई रिपीट, रोम का मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही प्रोग्रामिंग हो जाएगा, लेकिन प्रोम जो है वो क्या है, ब्लैंक होता है। तो भाई हम लोग प्रोम में डेटा कब भरते हैं, आगे देखते हैं। प्रोम प्रोग्रामर और अ प्रोम बर्नर इज यूज्ड टू राइट डेटा टू अ प्रोम चिप। तो प्रोम चिप पर डेटा लिखने के लिए, यानी डेटा को सेव करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोम प्रोग्रामर की।
इसी प्रोम प्रोग्रामर को हम लोग प्रोम बर्नर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रोम प्रोग्रामिंग या प्रोम बर्निंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग अ प्रोम इज कॉल्ड बर्निंग द प्रोम। यानी प्रोम को प्रोग्राम करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बर्निंग द प्रोम भी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हमारे पास जो एक नेक्स्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ई प्रोम। हमारे पास जो एक नेक्स्ट है उसे हम लोग बोलते हैं ई प्रोम। ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, कैसे काम करता है हम लोग जानते हैं। कहता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी विच सर्व्स एज अ प्रोम। ये ई प्रोम जो है कैसे काम करता है? प्रोम की तरह काम करता है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि इसमें लिखा जो कंटेंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं, बट द कंटेंट कैन बी इरेज्ड। तो अब इस कंटेंट को आप इरेज कैसे करेंगे? तो इस कंटेंट को इरेज करने के लिए हम लोग यूवी रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं। अब ई प्रोम रिटेन्स इट्स कंटेंट्स अनलेस इट इज एक्सपोज्ड टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। यानी कहता है कि ई प्रोम के पास तब तक कंटेंट रहेगा, यानी ई प्रोम में जो डेटा सेव है वो तब तक रहेगा जब तक कि आप ई प्रोम को अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रति एक्सपोज ना कर दें। जैसे ही उस पे अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ता है सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब वो उड़ गया तो आप उसको क्या कर सकते हैं? इफ डिलीटेड इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड। इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड। अगर वो उड़ गया, खत्म हो गया, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? रीप्रोग्राम कर सकते हैं। कहता है द अल्ट्रा वायलेट लाइट clears its contents making it possible to reprogram the memory। अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से ये संभव होता है कि हमारा डेटा दोबारा से हमारा हार्डवेयर जो है यानी ई प्रोम जो है दोबारा से प्रोग्राम हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ई प्रोम और प्रोम में क्या अंतर है? तो कहता है प्रोम कैन बी रिटन ओनली वंस। प्रोम को हम लोग सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं एंड कैन नॉट बी इरेज्ड। यानी प्रोम में जो आपने लिख दिया वो लिख दिया, वो इरेज नहीं हो सकता। ई प्रोम्स आर यूज्ड वाइडली in personal computers because they enable the manufacturer to change the content of the prom to replace with updated version or erase the contents before the computer is delivered। तो यहाँ पर पूछा गया या बताया गया है कि ई प्रोम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो आप और हम जो अपने घर में कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, वहां पर ई प्रोम का इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? तो ई प्रोम के साथ या ई प्रोम लगाने पे मैन्युफैक्चरर को फायदा होता है। फायदा क्या होता है? तो अगर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि जो डेटा इसमें सेव है उसको डिलीट करके दिया जाए तो आपको डिलीट करके भी दे सकता है, पहली बात। और दूसरी बात कि कल को कोई अपडेटेड वर्जन आ जाए या कुछ अपडेट आ जाए तो उस अपडेट को भी किया जा सकता है, किसके थ्रू? डेटा को डिलीट करके। यही जो है वो ई प्रोम की खासियत है। अब यहां पर अगर आप बात करेंगे तो ई प्रोम का एक डायग्राम लगा है, एक फोटो लगा है, ठीक है। आप इस फोटो को देखोगे तो ये वाला एरिया जो है ये खुला हुआ है। थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज कर दें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हाँ, ये एरिया जो है वो आपको दिख रहा होगा, ये ओपन है। ये ओपन क्यों है? तो ये एरिया ओपन इसलिए है
वैसे इसको ओपन हम लोग छोड़ते नहीं हैं, इसको क्या करते हैं, इसको कवर कर दिया जाता है। किससे कवर किया जाता है? विथ अ स्टिकर। स्टिकर का इस्तेमाल करके ये जो ओपन एरिया है इसको कवर कर देते हैं। कवर करने से क्या फायदा होता है? कवर करने से फायदा ये होगा कि इस पे अल्ट्रा वायलेट रेज या इस पे सनलाइट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर सनलाइट भी पड़ा तो सनलाइट के साथ क्या चल कर आएगा? यूवी रेस, और इसमें जो डेटा रखा है वो सारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है EEPROM। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है EEPROM। EEPROM क्या होता है? तो याद रखेंगे, EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक टाइप का प्रोम ही है, ठीक है। EEPROM जो है वो भी एक तरीके का क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसमें जो लिखा हुआ डेटा है हम उसको इरेज कर सकते हैं। दैट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी बिजली को एक्सपोज करके या इलेक्ट्रिकल चार्ज को एक्सपोज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो डेटा इसमें लिखा है उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अदर टाइप्स ऑफ प्रोम, EEPROM retains its contents even when the power is turned off, ठीक है। ये भी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी अगर पावर कट जाए तो पावर कटने के बाद भी ये कंटेंट को अपने पास सेव करके रखता है। कंपेयरिंग विथ ऑल अदर टाइप्स ऑफ रोम, EEPROM इज स्लोअर इन परफॉर्मेंस। अगर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किससे? बाकी के रोम से, तो पता चलता है कि ये जो है वो स्लोअर है बाकी के मुकाबले। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको फॉर्मेट करने के लिए, यानी कंटेंट को डिलीट करने के लिए अगर इसके सॉकेट से नहीं निकालेंगे तो भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहां एक बात समझ के रखिएगा, कैन बी इरेज्ड without removing from the socket, without removing from the socket, यानी सॉकेट से निकाले बिना ही हम क्या कर सकते हैं? इसमें लिखे कंटेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब हम लोग जब आगे चलें तो हमारे पास एक कैश मेमोरी आता है, ठीक है। हमारे पास एक कैश मेमोरी आता है। कैश मेमोरी क्या होता है? तो द कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड एंड एक्सपेंसिव मेमोरी। ये एक हाई स्पीड मेमोरी है और एक महंगा मेमोरी भी है, यानी एक्सपेंसिव मेमोरी भी है, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? विच इज यूज्ड टू स्पीड अप द मेमोरी रिट्राइवल प्रोसेस, जिसका इस्तेमाल करते हैं मेमोरी रिट्राइवल प्रोसेस को स्पीड अप करने का। आई रिपीट, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि मेमोरी रिट्राइवल जो होता है वो फास्ट हो। अब मेमोरी रिट्राइवल कैसे होता है? तो यहाँ आते हैं, एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये CPU है और ये हमारा क्या है? मेन मेमोरी। तो CPU से मेन मेमोरी में डेटा लाना हो या मेन मेमोरी से CPU में ले जाना हो, संभव है? बिल्कुल संभव है। तो ये आसानी से हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जब प्रोसेसिंग हो रहा होता है तो CPU को एक ही डेटा बार बार चाहिए, CPU को एक ही डेटा बार बार चाहिए। तो जब CPU को एक ही डेटा बार बार चाहिए तो उसको हम ले आकर मेन मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कि अगर आप उसको मेन मेमोरी में स्टोर कर देते हैं तो आपको बार बार मेन मेमोरी से निकाल कर बाहर लाना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा? टाइम प्रोसेसिंग का बढ़ जाएगा। इसीलिए मेन मेमोरी के बीच और CPU के बीच इस कैश मेमोरी का यूज होता है। ये कैश मेमोरी करता क्या है?
तो कैश मेमोरी जो है वो डेटा को स्टोर करता है अपने पास, यानी वो डेटा जिसकी ज़रूरत बार बार सीपीयू को पड़ती है उसको ये अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ड्यू टू इट्स हायर कॉस्ट द सीपीयू comes with a smaller size of cache memory compared with the size of main memory। अगर कैश मेमोरी के साइज को तुलना करें, कंपेयर करें किससे, मेन मेमोरी से। ठीक है, तो कैश मेमोरी का दाम ज़्यादा होता है, इसीलिए ये मेन मेमोरी से भी छोटा होता है। कहता है विदाउट कैश मेमोरी एवरी टाइम द सीपीयू requests the data it has to be fetched from main memory which will consume more time। बिना कैश मेमोरी के अगर चलें तो बार बार सीपीयू को डेटा कहाँ से लाना पड़ेगा, मेन मेमोरी से, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। नेक्स्ट कहता है द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ कैश इज दैट दिस एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी वुड स्टोर डेटा दैट इज फ्रीक्वेंटली accessed and if possible the data is closer to it। तो इसका यूज क्यों करते हैं मैंने बता दिया है आपको पहले, वही यहाँ लिखा है। नेक्स्ट कहता है दिस हेल्प्स टू अचीव द फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। ये हमें मदद करता है किस चीज़ को, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम को हासिल करने में। ठीक है, वेयर रिस्पॉन्स टाइम या एक्सेस टाइम रेफर्स टू हाउ क्विकली द मेमोरी कैन रिस्पॉन्ड टू अ रीड और राइट रिक्वेस्ट। तो रिस्पॉन्स टाइम या एक्सेस टाइम क्या होता है, तो रिस्पॉन्स टाइम और एक्सेस टाइम का मतलब ये होता है कितना जल्दी एक मेमोरी रिप्लाई करता है जो उसको रीड और राइट रिक्वेस्ट दिए होते हैं उसको। इन सब के अलावा अब हमारे पास एक परमानेंट स्टोरेज आता है, उस परमानेंट स्टोरेज को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क का एक वर्किंग है, एक तरीका है, क्या है वो हम लोग जानेंगे। लेकिन इसी हार्ड डिस्क का कहा जाता है कि एक एडवांस्ड वर्जन है जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आइए एसएसडी और हार्ड डिस्क को हम 6 एस्पेक्ट्स पे कंपेयर करते हैं। स्पीड के आधार पे, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता के आधार पे, नॉइज आवाज के आधार पे, हीट यानी जो गर्मी उत्पादन होता है उस पे, पावर कंजम्पशन और साइज पे। तो हमें समझ में आएगा कि एसएसडी और एचडीडी में क्या अंतर है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एसएसडी जो है वो बहुत डिमांड में है मार्केट में, और आप जो नए कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स आते हैं उन सब में एसएसडी ही आता है। तो अगर हम लोग एसएसडी के स्पीड की बात करें तो वो 35 to 100 माइक्रोसेकेंड एक्सेस स्पीड देता है, जो कि 100 टाइम फास्टर है हार्ड डिस्क के। हार्ड डिस्क क्या देता है, तो इट टेक्स अबाउट 5000 to 10,000 माइक्रोसेकेंड्स टू एक्सेस डेटा। तो हार्ड डिस्क को 5000 से 10,000 माइक्रोसेकेंड टाइम चाहिए डेटा एक्सेस करने के लिए, और एसएसडी को कितना चाहिए, 35 से 100 चाहिए होता है। नेक्स्ट कहता है एसएसडी हैज नो मूविंग पार्ट्स। एसएसडी के अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, सो इट कैन कीप योर डेटा सेफ व्हेन योर लैपटॉप बैग ड्रॉप्स और योर सिस्टम गेट्स शेकन व्हाइल इट्स ऑपरेटिंग। मान लीजिए कि आपका लैपटॉप, आपका सिस्टम गिर गया, तो चूंकि एसएसडी के अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है, इसलिए आपका कंप्यूटर क्या रहेगा, आपका एसएसडी क्या रहेगा, सेफ रहेगा। द हार्ड डिस्क has moving parts and magnetic platers, so they are prone to get wear and tear with more uses। समय के साथ हार्ड डिस्क जो है वो खराब हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक प्लेटर्स का बना है, यानी मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर डिस्क, यानी जैसे सपोज करिए कि एक मैग्नेटिक डिस्क है तो इसके ऊपर दूसरा डिस्क, तीसरा डिस्क, चौथा डिस्क ऐसे लगा होता है। तो डिस्क के ऊपर डिस्क होने की वजह से चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके खराब होने के। नेक्स्ट कहता है एसएसडी कम्स विथ नो मूविंग पार्ट्स, इट वॉन्ट मेक मच नॉइज व्हेन वर्किंग। चूंकि एसएसडी के अंदर कोई घूमने वाली चीज़ नहीं है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है। एचडीडी यानी हार्ड डिस्क में क्या होता है, तो विथ स्पिनिंग प्लैटर्स एंड मूविंग हेड द एचडीडी विल प्रोड्यूस नॉइस व्हेन फंक्शनिंग। तो क्या होता है, हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो ये बहुत सारे प्लैटर्स का बना हुआ है,
यानी बहुत सारे परतों का बना हुआ है। तो जब ये परतें घूमती हैं तो ये क्या करता है, आवाज पैदा करता है। नेक्स्ट कहता है हीट में कि नो मूविंग पार्ट्स एंड यूजिंग द फ्लैश मेमोरी द एसएसडी जनरेट्स लेस हीट कीपिंग या हेल्पिंग इंक्रीज द लाइफ स्पैन एंड ड्यूरेबिलिटी। एसएसडी जो है वो कम हीट प्रोड्यूस करता है। कम हीट प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है कि लाइफ स्पैन और ड्यूरेबिलिटी जो है उसका बढ़ जाता है। कहता है कि विथ इनसाइड मूविंग पार्ट्स मोर हीट विल बी एडेड एंड डैमेज द इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुअली, हायर हीट विल कॉज मोर पोटेंशियल डैमेज। अब हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारे प्लेटर्स हैं, फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से स्वाभाविक बात है कि ऊष्मा गर्मी ज़्यादा पैदा होगी, और जब ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ऊष्मा पैदा होगी तो अंदर के पार्ट्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। एसएसडी यूजेस लेस पावर so you can enjoy lower energy bill over time and an increased battery life of an laptop। एसएसडी को कम बिजली की आवश्यकता होती है, कम पावर की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमारे कंप्यूटर का लाइफ स्पैन यानी बैटरी लाइफ स्पैन यानी बैटरी की आयु बढ़ जाती है और कम बिल भी लगता है। HDD costs more power than a SSD। जबकि हम बात करें HDD की तो HDD के साथ ऐसा नहीं है। हार्ड डिस्क को ज़्यादा पावर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्लैटर्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं, इसी वजह से उसमें गर्मी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अगर साइज़ की बात करें हार्ड डिस्क और SSD की, तो SSD का जो साइज है 2.5 इंचेस, 1.8 इंचेस एंड 1 इंचेस, हेल्पिंग सेव लॉट of precious space in computers, especially desktops। SSD जो है वो छोटे साइजों में अवेलेबल है। क्योंकि वो छोटे साइजों में अवेलेबल है इसीलिए वो मदरबोर्ड पे या लैपटॉप्स के अंदर कम स्पेस लेता है, और जितना कम स्पेस लेगा हमारा कंप्यूटर का साइज उतना ही छोटा और हल्का होता है। अगर हार्ड डिस्क की बात करें, यूजुअली हार्ड डिस्क हैज़ ओनली 3.5 इंच and 2.5 inch size for desktops and laptops respectively, no smaller ones। यानी हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क का साइज 3.5 इंच से 2.5 इंच तक होता है, इससे छोटा नहीं होता। अब अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, हार्ड डिस्क क्या होता है, कैसे चलता है। हार्ड डिस्क में अगर बात करें तो इट हैज़ अ मैग्नेटिक डिस्क ऑन विच यू कैन स्टोर डेटा। तो हम लोग हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर करते हैं वो किस पे करते हैं, मैग्नेटिक डिस्क पे करते हैं। कहता है द हार्ड डिस्क हैज़ द स्टैक्ड अरेंजमेंट ऑफ डिस्क्स असेस्ड बाय अ पेयर ऑफ हेड फॉर ईच ऑफ द डिस्क। यानी हार्ड डिस्क जो होता है उसके ऊपर बहुत सारे प्लैटर्स होते हैं, मैग्नेटिक प्लैटर्स, और इस पे एक हेड लगा होता है जो डेटा को रिट्राइव करने में मदद करता है। द हार्ड डिस्क कम विथ अ सिंगल और डबल साइडेड डिस्क। एक हार्ड डिस्क जो होता है वो सिंगल साइडेड या डबल साइडेड डिस्क के साथ आता है। इसमें कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी यूज होते हैं, क्योंकि वो प्लैटर घूम रहा होता है तो वहां पर कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है। एंगुलर वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है। साथ ही साथ हार्ड डिस्क को हम लोग सेक्टर्स एंड ट्रैक्स में भी तोड़ते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तब पढ़ेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं और क्या बेहतर आप चाहते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे जुड़कर हर दिन का क्लास शेड्यूल भी देख सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपने सामर्थ्य के अनुसार आप इस संस्था को डोनेट करिए ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्ट सीरीज, टीम को और बेहतर बना सकें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।